जी के हाथ आ रहे हैं, गणेश जी के पैर आ रहे हैं, या कोई गणेश प्रतिमा आ रही है प्लास्टर ऑफ पेरिस की थी जिसका पूरा धड़ ही अलग है। कहते थे कि वहाँ लोग रात को जाने में डरते थे और ये वास्तविकता भी है। हमने भी होश में जब तक देखा लोग कहते थे पुलिया पार मत जाना। देशव्यापी नेता भी रहे, बाद में कांग्रेस के भी नेता रहे हैं। जी हाँ। और उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की है, तो आप बड़े खोज खबर कर करके प्रश्न बड़ी रिसर्च करी है सर, काफी टाइम लगा है इसको लेके। क्या है, आपने एक पार्षद का चुनाव भी लड़ा था पूर्व में और उसमें आप हारे भी थे, तो उनके पिताजी के स्कूल में नहीं पढ़े, इसका क्या कारण है? ये स्कूल शुरू होने से पहले भी चर्चा में भी रहा है। हाँ। आपको पता होगा कॉपी किताबों वाला और ड्रेस वाला मामला। हाँ। जिसमें कि कहा जाता है कि एक जो फिक्स जगह होती है वहीं पे आपकी किताबें मिलेंगी और फिक्स जगह पे आपकी ड्रेस मिलेगी। नमस्कार, टीम देवास.com से मैं महिपाल सिंह चावड़ा स्वागत करता हूं आज की हमारी पहली पॉडकास्ट, जिसमें हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं एक शिक्षाविद, राजनेता, समाज सेवक और एक सुप्रसिद्ध कार्यक्रम को चलाने वाले श्री आदित्य दुबे जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। ये आज की हमारी पहली पॉडकास्ट है और आज से आपके साथ हमारा श्री गणेश हो रहा है और थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में कुछ बताएंगे? जय श्री गणेश। ये बहुत अच्छी बात है कि आज से आपके पॉडकास्ट की भी शुरुआत है, भगवान श्री गणेश के कार्यक्रम को लेकर है। आपने इतना परिचय बताया, ठीक है, पर सबसे महत्वपूर्ण परिचय यही है कि हमारा जो कार्यक्रम मेरे गणेश मिट्टी के गणेश, उसका संयोजक होना मुझे अपने आप में गर्व महसूस कराता है। जर्नी के बारे में आपको बताऊं तो ये लगभग 9 साल हो चुके हैं। 9 से 10 साल पूर्व की बात है। हमारे देवास में बड़ी धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जाता है। सिर्फ चौराहे ही नहीं, हम घर घर गणेश की प्रतिमा की स्थापना करते हैं और बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं घर के लोग। 10 दिन इतनी बड़ी धूमधाम से हम उनकी पूजा अर्चना करते हैं, बड़ा श्रद्धा भाव से करते हैं। 10 दिन बाद हम उन प्रतिमाओं का जल में विसर्जन करते हैं। देवास में हमारे पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे 10 साल पहले भी, आज भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। मीठा तालाब या शिप्रा नदी, हम वहाँ विसर्जन करते थे प्रतिमाएं। तो एक बार मेरा NGO भी था, अपोलो शिक्षा समिति का, तो हम लोग उसके माध्यम से सेवा करने गए, नदी तालाबों की सफाई करने गए। जब वहाँ सफाई करी, गर्मियों में हमने देखा पानी कम हुआ, तो सफाई करते करते वहाँ हाथ में गणेश जी के हाथ आ रहे हैं, गणेश जी के पैर आ रहे हैं, या कोई गणेश प्रतिमा आ रही है प्लास्टर ऑफ पेरिस की थी जिसका पूरा धड़ ही अलग है। बड़ा अपने आप में बड़ा बुरा लगा कि यार ये क्या इतना गलत हो रहा है। हम जिन भगवान की 10 दिन तक पूजा अर्चन करते हैं, उनको इतने श्रद्धा भाव से, इतने प्रेम से उनका सत्कार करते हैं, उनका जब विसर्जन के बाद आज उनकी स्थिति ये है, वो देखकर बड़ा बुरा लगा। समझ नहीं आया कि हम कैसे करें। मन में ऐसा आया कि यार क्या गणेश जी की स्थापना करना बंद कर दें। फिर उसके बाद जब थोड़ा समय बीता तो मन में ख्याल आया क्यों नहीं ये प्रतिमाएं मिट्टी की हों और ऐसी मिट्टी की हों जो पानी में घुलनशील हो। बस तब से हमारी ये जर्नी शुरू हुई और हमने एक कार्यक्रम की स्थापना की, मेरे गणेश मिट्टी के गणेश, जिसके अंदर हम छोटे बच्चों को, बड़े लोगों को, जनप्रतिनिधियों को इस पूरे कार्यक्रम में जोड़ते हैं, अधिकारियों को, समाज में जिनको फॉलो करने वाले 2-4 लोग भी हैं उनको भी जोड़ते हैं हम इस कार्यक्रम में, ताकि उनको लेकर दूसरे लोग उत्साह बढ़े, आगे आए कि हाँ हम मिट्टी के गणेश कार्यक्रम जुड़ें या खुद के हाथों की बनाई हुई मिट्टी की प्रतिमा की स्थापना करें। अच्छा, ये हो गई मिट्टी के गणेश की बात। तो इसके बाद में थोड़ी अपनी स्टार्टिंग से कुछ जर्नी के बारे में बताएंगे कि आपका शुरुआती दौर, जन्म कहाँ हुआ और किस प्रकार से आपकी शुरुआत रही और क्या क्या आपने उपलब्धियां करी हैं उसके बाद में? जी हाँ, मेरा जन्म बड़वानी का है। उसके बाद हम लोग रहने वाले, मेरे माता पिता हरदा के थे। फिर वो रोजगार की तलाश में, उस समय रोजगार नहीं होगा था, देवास एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, तो हम लोग यहाँ पर आए माता पिता के साथ। मुश्किल से मेरी उम्र रही होगी 6 महीने 7 माह की। पिताजी आए, पिताजी ने यहाँ आकर गजरा गेयर से कंपनी है उसमें नौकरी करी। नौकरी करने के साथ सिटी में ही, शहर में ही रहते थे। बहुत छोटी नौकरी थी, बहुत मुश्किल 150-125 रुपये कुछ तनख्वाह थी। हमारी माताजी उस समय की
काफ़ी अच्छी शिक्षित थी। आज से हम 40 बात कर रहे हैं 45 साल पहले की। उस समय माता जी बीएड थी उस समय की, बीए और बीएड। चूँकि शिक्षा का काम था, अब शहर में रहते थे, 150 रुपये मात्र उनकी तनख्वाह थी, जिसमें 2 बच्चों का पालन पोषण और परिवार चलाना, ज़रूरतें भी पूरी करना। बड़ा रहने की जगह सबसे महंगी हुआ करती थी। तब हमारे पिताजी यहाँ से शहर से दूर एक गांव, उस समय गांव भी हुआ करता, अब तो नगर निगम क्षेत्र में आ गया, इटावा क्षेत्र है। कहते थे कि वहाँ लोग रात को जाने में डरते थे, और ये वास्तविकता भी है। हमने भी होश में जब तक देखा, लोग कहते थे पुलिया पार मत जाना, तो हम पुलिया पार गए। सस्ती जगह होने के कारण, एक गाँव था, मुश्किल से 15, 20, 25 घर हुआ करते थे। तो उस समय काफ़ी लोग जो श्रमिक थे, जो फैक्ट्री में काम करते थे, जिनकी तनख्वाह बहुत कम थी, तो सस्ती जगह के कारण वहाँ रहने चले गए। और हम लोग भी माता पिता के साथ वहीं एक किराए के मकान में रहने चले गए। फिर वहाँ पर हमारे पिताजी ने माता जी ने देखा कि कोई विद्यालय नहीं था, शिक्षा का अभाव था, और श्रमिकों के जो बच्चे थे उनकी शिक्षा हो नहीं पा रही थी। चूँकि मम्मी शिक्षित थी, तो मम्मी ने कहा इन बच्चों को हम इकट्ठा करके हम पढ़ाएंगे, हम इनको ज्ञान दें, कुछ कि कुछ गेन कर सकें, कुछ जीवन में बन सके। मम्मी ने कुछ लोग पढ़ाना शुरू किया, तो पिताजी ने कहा बोले ऐसा करते हैं कि हम अब बच्चों को स्कूल एक ओपन कर लेते हैं, जो लगभग निःशुल्क या सस्ती शिक्षा बच्चों को प्राप्त हो, और जो ज्ञान वो ले रहे हैं उस पर मोहर लगे, उस ज्ञान का सही उपयोग कर सकें वो। इस तरह से उन्होंने सन 84 में इटावा में एक विद्यालय की स्थापना की। और उस समय मैं छोटा सा था, बहुत प्यार करते थे मेरे माता पिता मुझे, सभी करते हैं माता पिता अपने बच्चों को प्यार। तो माता पिता ने फिर उस विद्यालय का नाम आदित्य बाल शिक्षण संस्था रखा था, और इस तरह से माता पिता ने शिक्षा। अच्छा, तो ये आदित्य बाल शिक्षण संस्था के बाद अभी ये आपके विद्यालय का नाम है जेम्स एकेडमी। जी हाँ। तो ये परिवर्तन कैसे और क्यों? जी हाँ, देखो, परिवर्तन प्रकृति का भी नियम है, और परिवर्तन हमें भी करते रहना चाहिए। जो लोग अपने आप को समय के हिसाब से अपडेट नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं, ये हमने देखा है। और आदित्य बाल शिक्षण संस्था उस समय के हिसाब से शैक्षणिक नाम हुआ करता था, धीरे धीरे प्रचलन में फिर हिंदी मीडियम स्कूल हुआ करता था, धीरे धीरे प्रचलन में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा आई, और ज़रूरी भी रही समय के हिसाब से। जिस तरह से हम लोग, हमारा देश, हमारा शहर बाहर बाहें फैला रहा है, नई ऊर्जा के साथ दूर दूर तक जा रहा है, विदेशों तक जाना हो रहा है, तो अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वार्तालाप करने में एक सुलभ था। तो अंग्रेजी माध्यम स्कूल की बढ़ी, तो हमने उस समय एक और विद्यालय की हमारे पिताजी ने, स्वर्गीय पिताजी ने नींव रखी, प्रमोद कुमार दुबे जी ने, उसका नाम रखा जेम्स एकेडमी। हाँ, संस्था बनाई थी जय अम्बे माँ एजुकेशनल सोसाइटी, है ना। नाम शुद्ध रूप से धार्मिक ही है संस्था का, जय अम्बे माँ एजुकेशनल सोसाइटी, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है JAMES, जेम्स एकेडमी। अच्छा अच्छा, ओके। और इसके अलावा एक और नाम आता है सामने, अपोलो बाल शिक्षण संस्था और अपोलो स्कूल विद्यालय। हाँ, तो इसकी क्या कहानी रही, और इसका अभी क्या वर्तमान में क्या कहाँ है? बड़ी अच्छी बात की आपने जी। अपोलो शिक्षा समिति एक संस्था थी, जिसके ऊपर अपोलो विद्यालय की स्थापना की गई थी। अब समय बढ़ता गया, इटावा का घनत्व बढ़ता गया, हमारे पिताजी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति थे, जो सबका हित चाहते थे। तो अपोलो शिक्षा समिति की उन्होंने स्थापना की, और उसके अंतर्गत एक विद्यालय अपोलो विद्यालय के नाम से जारी किया। समय बढ़ता गया, विद्यालय में संख्या बढ़ती गई। एक रोड के, हम उज्जैन रोड के इस पार थे, उज्जैन रोड के दूसरी ओर पुष्पकुंज कॉलोनी क्षेत्र है, जो शुरुआती दौर में काफ़ी एक निर्धन तरीके का हुआ करता, पिछड़ा हुआ करता, अभी भी काफ़ी पिछड़ा है। वहाँ के बच्चों को शिक्षा देने के लिए एक और विद्यालय की स्थापना की, जो रोड के दूसरी ओर था। पिताजी हमेशा से इस बात को लेकर चिंतित रहते थे कि छोटे बच्चे हैं, वो रोड पार न करें, इस पार के बच्चे इस पार ना, इस पार के बच्चे इस पार ना। तो उनकी चिंता को ध्यान रखते हुए एक बेहद कम शुल्क का विद्यालय स्थापित किया गया था उस समय, अपोलो विद्यालय। और उसी संस्था पर एक NGO चलाया गया था, जिसका कार्य था निःशुल्क प्रशिक्षण, अपनी जो सरकारी सहायताएं रहती हैं उनको लेकर युवाओं को कंप्यूटर की, ब्यूटी पार्लर की, इलेक्ट्रिक की, इस तरह की जो भी रोजगार मूलक व्यावसायिक पाठ्यक्रम है वो पढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की सहायता से उसमें काफ़ी बच्चों को ट्रेन किया गया है। जी। तो अभी वर्तमान स्थिति में अपोलो NGO जो आपका है वो कहाँ? हाँ, वर्तमान स्थिति ये है कि अब उसे उतना समय नहीं दिया जा पा रहा है। कोविड के कारण
उसको काम मिलना भी थोड़ा कम हुआ, बंद हुआ, इस कारण वो लगभग अभी बंद जैसा ही है। अच्छा जी। अच्छा, बात करें आपके कॉलेज स्तर की तो आप NSUI नेता भी रहे हैं, बाद में कांग्रेस के भी नेता रहे हैं, जी हाँ। और उसके बाद आपने बीजेपी ज्वाइन की है, तो थोड़ा सा इसके बारे में कुछ मैं बताइए। लगभग 20 साल तक NSUI मतलब कांग्रेस के बॉडीज में रहा, NSUI युवा कांग्रेस, और फिर उसके बाद शहर कांग्रेस महामंत्री तक में बना। काफ़ी अच्छी यात्रा रही। कांग्रेस के साथ भी हमने काफ़ी समाज हित को लेकर आंदोलन किए, जिसमें मैंने सहभागिता की। उसके बाद कुछ ऐसा रहा कि मोदी जी के आने के बाद भाजपा काफ़ी मजबूत भी हुई और काफ़ी उसकी नीतियों में भी बहुत चीज़ें अच्छी देखने को मिली, जिनसे मैं मोदी से प्रभावित हुआ, हमारे प्रदेश के नेतृत्व उनसे प्रभावित हुआ, और उनके द्वारा मेरे इस जो कार्य था उनको सराहा गया। जैसे मैं भागवत कथा का आयोजन करता रहता हूँ, मिट्टी के गणेश जी का 9 साल से हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं पर्यावरण के हित के लिए। इसके अलावा भी गंगा जल लाकर लोगों को घर घर पहुँचाना, करीब 5-6 साल पहले से मैं रुद्राक्ष का वितरण कर रहा हूँ। ये सब धार्मिक आयोजन है जो मेरे हृदय से निकलते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, और अच्छे भी, धर्म के हिसाब से अच्छे भी माने गए हैं। ये मैंने देखा कि इन चीज़ों के लिए सही स्थान है वो भारतीय जनता पार्टी है, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, इसमें जो स्कूलिंग आपकी कहाँ से हुई है? स्कूलिंग मेरी सरस्वती शिशु मध्य मंदिर से हुई है, विजयनगर, जवाहर चौक। जवाहर चौक से। जवाहर चौक। अच्छा, उस तो समय आप वही स्कूल अपने स्वयं के पिताजी के स्कूल में नहीं पढ़े, इसका क्या कारण रहा? ये होता है, स्वयं के पिताजी स्कूल में पढ़े। लगभग जितने भी विद्यालय संचालक हैं जी, उनके स्कूल, उनके विद्यालय कि- में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं पढ़ते नहीं, पढ़ नहीं पाते हैं। जी मैं छोटा था, मैं स्कूल में रहा, जी 1 साल रहा। हाँ। कोई भी मैडम आती तो डांटने का तो काम ही नहीं जी। है। संचालक का बेटा है, प्यार करना है, ठीक है कोई बात नहीं बेटा, होमवर्क नहीं किया आज, कोई बात नहीं, ये नहीं किया कोई बात नहीं, आओ आपको खिला लेते हैं थोड़ी देर, छोटे लाड़ प्यार रहता है। बिल्कुल। उस कारण पिताजी ने देखा कि बोले यहाँ तो इसका पढ़ना मुश्किल है। जी, और शिशु मंदिर बहुत अच्छा स्कूल, बहुत अच्छा ऑप्शन था उस समय, जी। आज भी है, आज भी है। आज भी है शिशु मंदिर। जी, तो इस यही कारण है कि आप भी अपने बच्चों को अपने स्कूल में नहीं पढ़ा रहे? जी हाँ, यही नहीं कारण पढ़ाया है। लाड़ प्यार के कारण उनकी शिक्षा सही नहीं हो पाती है विद्यालय में। जी। हम कितना भी कह लें, हमारे जो स्टाफ रहता है, कर्मचारी, शिक्षक शिक्षिका रहते हैं, वो उन्हें उस तरह से ट्रीट नहीं कर पाते कि हाँ हमें थोड़ा टाइट होना पड़ता है अगर आपको इसे शिक्षा देना। जी, अगर राजनीति की बात करें तो आपने एक पार्षद का चुनाव भी लड़ा था हाँ। पूर्व में, और उसमें आप हारे भी थे। जी। तो एक तो क्या कारण रहा हार का, और तो क्या परिस्थितियां रही हैं ऐसी आपकी? मैं चुनाव लड़ा था वार्ड क्रमांक 8 इटावा से। जी, मैं जैसे आपको बताया कि सामाजिक और धार्मिक कार्यों में सदा से रुचि रही। मैंने देखा कि बहुत लंबे समय से इटावा पिछड़ा है, तो वहाँ उस क्षेत्र में कार्य करने के लिए मैंने सोचा कि बहुत अच्छा माध्यम होगा अगर मैं एक स्टाम्प वाला जनप्रतिनिधि हूँ। तो इस उद्देश्य को लेकर उनकी सेवा करने के लिए मैंने चुनाव लड़ा था। और जैसा आपने कहा क्या कारण है, हारा भी। मुझे आज भी नहीं लगता कि मैं उस चुनाव को हारा था। निर्दलीय लड़ा था मैं, भारतीय जनता पार्टी से मैंने टिकट की मांग की थी। किसी कारणवश, कई लोग मांग करते हैं, बहुत सारे दावेदार होते हैं, पार्टी किसी एक को ही दे पाती है, तो उन्होंने किसी को टिकट दिया। फिर भी लोगों की इच्छा थी वहाँ के सबकी कि यार सर चुनाव लड़ें, आदित्य जी आप चुनाव लड़ना पड़ेगा। मैं लड़ा, लोगों ने साथ भी दिया, और मुझे आज भी उस चुनाव पर गर्व है कि इटावा क्षेत्र जनता ने मुझे 1600 वोट दिए वहाँ। आज वहाँ भी 1600 लोग जो हैं वो मेरे साथ हैं, तो इस बात की बहुत खुशी होती है मुझे। अच्छा, चुनाव के समय आपके द्वारा भी एक भयमुक्त इटावा की बात कही गई थी। कहा गया था कि हम इसको भयमुक्त बनाएंगे और ये जो गुंडागर्दी है उसको कम करेंगे। कहीं कहीं जनता के द्वारा सुना गया था कि आप स्वयं भी उसमें कहीं कहीं लिप्त पाए गए थे, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? बिल्कुल, भयमुक्त इटावा मेरा विषय था, और मैंने भी उसका मैं लिप्त पाया, मैंने उसको सामना किया है। जब मैं चुनाव लड़ा तो मैंने देखा कि मेरे पास जो चुनाव लड़ने में जो चीज़ें नहीं थी वो ये थी कि मेरे पास गुंडे बदमाशों की टीम नहीं थी। मैं भी उसको फेस किया है चुनाव में, जैसे तैसे हमने चुनाव लड़ा। वादा था भयमुक्त का। आज भी हम देवास के बहुत सारे क्षेत्रों की बात करें तो इटावा क्षेत्र सिविल लाइन थाना में काफ़ी बुरा माना जाता है। अधिक कई अपराधी वहाँ रहते हैं, कई
अब मेरा ही क्षेत्र है, अच्छा लग रहा है। हाँ, पर काफी बुरे बुरे लोग वहाँ रहते हैं। सिविल लाइन थाना में हम जाके बात करते हैं तो वो बताते इटावा से आए, अरे यार बड़ा लिस्टेड है हमारे यहाँ बड़े अपराधी बदमाश किस्म के लोग रहते हैं। बिल्कुल। तो वो मुद्दा तो आज भी बरकरार है। और उसी दौरान चुनाव के समय में ही आपको कुछ परेशान भी किया गया था, मतलब आपके घर के सामने आके कुछ शायद गुंडागर्दी की गई थी, आपके बलून वगैरह काट दिए गए थे और इस टाइप की ये हरकतें। चुनाव है, राजनीति उठापटक होती रहती है, हर व्यक्ति अपना चुनाव लड़ना चाहता है, अपने अपने तरीके रहते हैं। जी चुनाव के साथ मैं समझता हूँ सारी बातें खत्म हो जाना चाहिए। बिल्कुल। आगे चुनाव लड़ने का कुछ प्लान है, मतलब आगे लड़ना चाहेंगे? चुनाव लड़ने का प्लान, योजना हम कहें तो पहले भी नहीं थी। जी इच्छा थी, जरूरत थी, लोगों की इच्छा थी कि उन्हें मेरे साथ जनप्रतिनिधि मिले, तब हम चुनाव लड़े। और आगे भी अगर ऐसी स्थिति निर्मित होती है तो निश्चित लोगों की सेवा करने के लिए मतलब चुनाव 1600 लोगों का समर्थन रहा तो ये तो स्वाभाविक बात है कि जरूरत तो है, कहीं ना कहीं जरूरत है। हाँ, 2 साल हैं, अभी परिस्थितियां बताएंगी। अच्छा। सेवा का मौका मिला तो जरूर। और अगर लड़ना चाहें तो आपकी क्या इच्छा है, किसी पार्टी से लड़ना चाहेंगे या फिर से निर्दलीय? पार्टी सर्वोपरि है, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसी छत्र छाया में पल रहे हैं, तो बिल्कुल निवेदन करेंगे और उनके साथ ही लड़ेंगे। और इस बार तो निश्चित रूप से जानता हूँ कि अगर मैं ऐसी स्थिति में हूँ, उनके साथ इतना समय रहा हूँ कि मैं उनसे सहायता मांगूंगा तो वो बिल्कुल मदद करेंगे। अच्छा, इसी के बीच में आपका एक और प्रोग्राम चलता है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम। जी हाँ। थोड़ी सी इसके बारे में कुछ जानकारी बताएंगे और इसके पीछे क्या साइंस है और किन किन किस एज ग्रुप के लिए ये होता है, तो थोड़ा सा। ये आपने एक बहुत अच्छा विषय छेड़ा है जो शुरुआत से ही लेकर हम भूल रहे थे जी। और ये एक बहुत अच्छा मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम उसका नाम है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है। 5 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे के लिए प्रोग्राम होता है, क्योंकि इसमें हम बच्चों की याददाश्त बढ़ाते हैं, उनका ध्यान केंद्रित करते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं। जैसे बच्चा चिड़चिड़ा है, गुस्सेल है, उसके अंदर जिद्दीपना है, उस प्रोग्राम को अटेंड करने के बाद इन सभी चीज़ों में उसे फ़ायदा दिखता है। इस प्रोग्राम के बाद उसका जो दिमाग है वो इतना तीव्र हो जाता है कि वो उसे हम आज के बाद जो भी सिखाएंगे पहले से बहुत ज़्यादा गति से सीखेगा। हम उसके इस योग्य करने के बाद उसकी इसका फ़ायदा उठाकर हम उस बच्चे को बंद आंखों से देखना सिखाते हैं। आंखें बंद होती है बच्चे की और हम उससे कहते हैं बेटा अब आप देखो बंद आंखों से आपको कैसे दिख रहा है। तो फिर वो पहले अपने छूने के सेंस को डेवलप करता है, सूंघने को, और इन सब चीज़ों को मिलाकर वो दृश्य भी देख लेता है जो खुली आंखों से हम देखते हैं, सब बंद आंखों से देखता है। तो इसमें इस प्रोग्राम से आपके कुल मिला के कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं? जी हाँ, अगर बात करें अभी तक हम 100 से ऊपर बच्चों को इस प्रोग्राम के द्वारा लाभान्वित कर चुके हैं। कई बच्चों के पेरेंट्स ने उसमें बताया कि उसमें सुधार हुआ है। कुछ बच्चों को हम प्रथम दृष्टया देखते तो हमें लगता है कि यार इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा। जैसे एक बच्चा आया था, देवास का एक प्रतिष्ठित परिवार है, उनका एक बच्चा आया था मेरे पास कि सर इसको आप कुछ नई चीज़ लाए हैं तो आप इसमें, उनको लगा जादू है। हाँ जी, तो उसमें आप ले लीजिए। मैंने कहा ठीक है, आप क्यों चाहते हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे बच्चे को कलर ब्लाइंडनेस है। हमने क्या कलर ब्लाइंडनेस है अर्थात लाल, हरा, पीला, नीला, इसको ये फर्क नहीं आता समझ में। हमने कहा नहीं बहन जी, हम नहीं कर पाएंगे ऐसा कुछ। पर चूंकि मेरा शुरुआती साल था, मुझे उसमें बच्चों की आवश्यकता थी। ये कौन सा साल था? ये इसमें हम 2016 से कर रहे हैं इस प्रोग्राम को जी। तो 2016 की ही बात है ये। तो मुझे बच्चों की आवश्यकता थी कि यार ट्रेन करना है, मुझे अपनी योग्यता बताना है। तो मैं अलग अलग लोगों से संपर्क करके बताता हूँ कि यार ऐसा प्रोग्राम है। तो मेरे एक दोस्त के पास गया मैं और उसने कहा हाँ मेरे बच्चों को आप ट्रेन कर दो। संयोग वश ऐसा था कि जिस बच्चे की माता को मैंने मना किया था कि बच्चे आप नहीं ले पाऊंगा, मैं खुद उसके पिता से कहा कि उनके बच्चे मुझे भर्ती कर। तो मुझे पता नहीं था कि हाँ उन लोगों ने मेरे यहाँ प्रवेश लिया है। उनकी ट्रेनिंग हुई, उनका प्रशिक्षण हुआ, 1 महीना निकल गया, बच्चा ट्रेंड हो गया। बच्चा बाकायदा आंखों पट्टी बांध के कंप्यूटर चला रहा था और उसकी माता जी आई, हमने उसको डेमो दिखाया कि देखिए आपका बच्चा आंखों पट्टी बांध के कंप्यूटर पर वर्क कर रहा है। उनको बड़ा अच्छा लगा और फिर उन्होंने बता सर कलर वगैरह, कलर भी पहचान के बताए। फिर माँ ने बताया कि बोले ये वही बच्चा है सर जिसको आपने बंद कर दिया, बना कर दिया था कलर ब्लाइंडनेस के कारण, और आज ये। तो हमें बड़ा नई नई चीज़ें देखने को मिली। अच्छा, इसमें इसका एज का क्राइटेरिया 15 साल ही क्यों? मतलब इससे ज़्यादा वाले लोग अगर कोई आना चाहे तो उसके लिए? हमारा बौद्धिक विकास जो तेजी से होता है जी, वो बाल्यावस्था से ही होना चाहिए।
शुरू से ही होना चालू हो जाता है, और 15-16 की उम्र तक आते आते फिर वो धीमी गति से होता है। मैं अभी आपसे कहूँगा कि चलिए अपन तमिल सीखते हैं, बहुत मुश्किल आएगी, लेकिन आपके जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो 15 दिन, महीने, 2 महीने में सीख जाएंगे हर चीज़ में ही। 5 साल मिनिमम एज इसकी लिखी कि 5 साल से छोटे बच्चे को हम ट्रेन तो कर सकते हैं, पर वो आपको एक्सप्रेस कैसे करेगा कि हाँ मैंने ये सीखा है। उसके पहले ही वो कलर नहीं पहचान पा रहा है, पढ़ नहीं पा रहा है। हमारे ट्रेन किए हुए बच्चे आंखें से बंद कर किताब पढ़ते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि आपसे बात कर रहे हैं, आंखों पट्टी बंदी और पैर के पंजे से किताब पढ़ देते हैं, ऐसे भी हैं। तो ये जो चीजें हैं ये आपने कहाँ से सीखी और इसके पीछे का क्या साइंस कुछ बता पाएंगे अगर? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है जी। इसके पीछे का जो साइंस है, ले दे के ये हमारे भारत देश का ही है सब कुछ। हम पौराणिक सीरियल देखते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें पौराणिक कथाएं पढ़ते हैं, पौराणिक धर्मग्रंथ पढ़ते हैं, उन्हीं के द्वारा हमें हमारे इतिहास के बारे में मालूम पड़ता है। तो हम उसमें जब देखते हैं तो देखा है कि हमारे ऋषि मुनि जो तप किया करते थे, तप की सिद्धि से वो आंखें बंद करके सब कुछ देख लेते थे, किसी से बात करते थे। रामायण में हमने देखा ऋषि मुनि बैठे हैं, राम लक्ष्मण आए तो आंखें बंद के, आओ राम कैसे आना हुआ। हमारे लिए बचपन वो आश्चर्य की बात हुआ करती है, पर हम सोचते थे कि यार ये तो भगवान है, होता होगा। पर यह उस समय उनके तप की सिद्धि हुआ करती थी। अंग्रेज आए, उन्होंने जितना हो सके हमारे इतिहास में छेड़छाड़ की, हमारे धर्म नष्ट किया, हमारे जो भी चीजें थी उन्हें नुकसान ही पहुंचाया। ले दे के अब यही चीजें वापस आ रही है। यहाँ से ये टेक्निक जापान गई और जापान से फिर पॉलिश होकर साइंस के साथ मिक्स होकर फिर से आई है। इसमें हम बच्चों को मेडिटेशन कराते हैं, बच्चों को ध्यान करवाते हैं, इससे कि भाई आप अंदर गहराई तक जाएं और अपने आप को पहचानें। और साथ में साइंस का सहारा लेकर हम उन्हें कुछ म्यूजिक के साथ ये सब चीज़ें कराते हैं। जैसे हम अभी ध्यान करेंगे तो उतना आसान नहीं होगा, लेकिन बच्चा जब वो म्यूजिक के साथ उस ध्यान को करेगा तो बहुत आसान होगा उसको करना। और इसका ज्ञान आपने कहाँ से प्राप्त किया? तो ये वाला हाँ जी, उस समय दिल्ली और साउथ और राजस्थान अलग अलग कुछ लोग थे जो इस तरह की क्लासेस चला रहे थे। वो हमारे पास आए थे कि ये सब चीज़ें हैं, हम आपके साथ करना चाहते हैं। तो हमने पहली बैच उन्हीं के साथ डाली। उनका शुल्क बहुत ज़्यादा हुआ करता था, ये चीज़ें हमें समझ में आई। तो फिर उसके बाद 1-2 साल तक हमने खुद ही सर्च किया, अलग अलग चीज़ों से, कहीं से म्यूज़िक इकट्ठा किया, कहीं से टेक्निक की कुछ हमारी डेवलप की। जब हमने देखा कि इससे फ़ायदा होता है, इस तरह से फ़ायदा होता है, हमारे भी कुछ टेक्निक्स उसमें डाली और उससे चीज़। सोशल मीडिया का एक है कि आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी एक्टिव हैं, दूसरा संघ से भी जुड़े हुए हैं। तो संघ के लिए के बारे में आपके क्या विचार है, थोड़ा सा कुछ बताएंगे? जी हाँ, मैं संघ के विषय में बोल सकूँ इतना तो मुझे नहीं लगता ज्ञान है, पर चूँकि मैं शिशु मंदिर से पढ़ा हुआ हूँ और वहाँ से पढ़ना, गुरुकुल में जो आज बच्चों को हम भेजने की बात कर रहे हैं उसके समान ही है। और संघ जो है विश्व का एकमात्र ऐसा संगठन है जिसमें प्रवेश करते ही या जिसके साथ होते हुए आप ऑटोमेटिकली संस्कार सीखने लग जाते हैं। देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति भावना आप में जागृत होती है। परिजनों या सभी जनों का सम्मान कैसे करना है, ये वहाँ पर संघ में रहकर आप अपने आप स्वतः सीखते हैं। संघ के लिए मेरी भावना बहुत शुद्ध है, बचपन से ही देखता आ रहा हूँ। मेरे गुरुवर रहे हैं जिन्होंने मुझे भौतिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत किया है, पद्मश्री आदरणीय महेश शर्मा जी। वो भी, उनके साथ भी संघ में मुझे सानिध्य प्राप्त हुआ। एक सामाजिक जुड़ाव में आप अभी पूर्व में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, युवा संघ में। युवा संघ के, जी हाँ, जिला अध्यक्ष रहे हैं। तो समाज के लिए आपके कुछ कार्य और क्या आप आगे क्या सोच रहे हैं उसको लेके? बिल्कुल, मैं 2 साल तक अखिल भारतीय ब्राह्मण युवा संघ का अध्यक्ष रहा और अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ जो मुख्य इकाई है उसके साथ मैं पिछले 15 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। विभिन्न पदों पर रहते हुए मैंने उसके साथ काम किया है। ब्राह्मण समाज को, संगठन को लेकर हमारे कार्य रहे। पहले जब मैं शुरुआत में बचपन में इन चीज़ों को देखता था तो उस समय ब्राह्मण समाज के 150 लोग परशुराम जी की जयंती पर इकट्ठा होकर कुछ यात्रा निकालते थे, फिर बीच में वो बंद हो गई। फिर जब मैं जुड़ा, मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, सब ने धीरे धीरे मेहनत करी। आज लगभग जब ब्राह्मण समाज की शौर्य यात्रा निकलती है परशुराम जी के जन्मोत्सव पर, तो उस समय हजारों की तादाद में 12,000, 15,000
इस तरह से हजारों की तादाद में लोग एकत्रित होकर निकलते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि किस देश के विश्व के सबसे श्रेष्ठ समाज ब्राह्मण समाज के लोग आज एकत्रित हैं। और उसके लिए हमने जब शुरुआत में हम जुड़े थे तो हमने कुछ योजनाएं शुरू करी थी, जैसे बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह नारायण विद्या मंदिर और कई जगह पर जो ब्राह्मण समाज के जो बच्चे हैं जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन लोगों को प्रोत्साहित हों कि आज अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन अगर उसके अच्छे रिजल्ट के बाद उन्हें प्रोत्साहन मिला है तो अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो उसको लेकर प्रतिभा सम्मान समारोह किया है। ब्राह्मण समाज के जो सबसे बड़ा कार्य भी हो चुका है और जारी भी है आगे, भगवान परशुराम जी के मंदिर के लिए भूमि का आवंटन समाज को हुआ है। देवास में? हाँ, देवास में ही है। शीघ्र ही आपको वहाँ पर परशुराम जी का बहुत बड़ा मंदिर देवास में ही आपको दिखाई देगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, इसमें एक स्कूल से ही आप जुड़े हुए हैं। स्कूल में एक वर्तमान में उठने वाला मुद्दा है काफी, जो अभी कुछ समय अभी स्कूल शुरू होने से पहले ही चर्चा में भी रहा है। हाँ। आपको पता होगा कॉपी किताबों वाला और ड्रेस वाला मामला। हाँ। जिसमें कि कहा जाता है कि एक जो फिक्स जगह होती है वहीं पे आपकी किताबें मिलेंगी और फिक्स जगह पे आपकी ड्रेस मिलेंगी, और उनके जो दाम होते हैं वो दाम भी इतने ज्यादा होते हैं। हालांकि दिया जाता है एमआरपी पे ही है, पर एमआरपी इतनी ज्यादा होती है कि वो मतलब एक्सेप्ट करने लायक नहीं होती है। तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएंगे कि और आपकी तरफ से क्या किया जाता है इसको लेके? हाँ, ये एक मुद्दा है जी, और एक सीजनल मुद्दा है जो हर साल हाँ, विद्यालय प्रारंभ होते समय आता है। हो सकता है कि कुछ विद्यालय ऐसा करते हों, पर अधिकांश विद्यालय ऐसे हैं जिनकी जो पुस्तकें हैं वो 2 से 3 दुकानों पर मिलती है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ विद्यालय में संख्या 200 बच्चों की है, 250 बच्चों की, 300 बच्चों की है। कॉपी किताब को भी ले लें हम इसमें और यूनिफॉर्म को भी जोड़ सकते हैं। अगर आप एक दुकानदार हैं और मैं आपसे कहूँ कि यार मेरे स्कूल के 250 बच्चे हैं, एक क्लास में 30 बच्चे हैं, आप उसकी बुक रख लें, तो आप चाहेंगे कि 30 बुक आपके पास हो। लेकिन अगर आपने 10 रख ली, 10 किसी और ने रख ली, 10 किसी और ने रख ली, तो दुकानदार भी उसमें कुछ ठीक से सेवा नहीं दे पाएगा। ये कारण रहता है कि कुछ दुकानदार एक ही जगह पर अपना कोर्स रखवा देते हैं। महंगी सस्ती की बात रही तो कई तो क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है, और ये कुछ विद्यालयों का खुद का मुद्दा हो सकता है। अच्छा, तो जैसा आपने बताया, अगर विद्यालय क्या कॉमन बुक्स नहीं रख सकता जो जनरली मार्केट में चलती हैं, जैसे बाकी जगहों पे चल रही हैं वही बुक्स में? बिल्कुल रख सकता है, बिल्कुल। तो उससे क्या होगा कि वो हर जगह मिल भी सकती है ना? बिल्कुल रख सकता है जी, पर कई जगह कुछ हर विद्यालय, जैसे एक तो जनरल कोर्स हो ही गया आपका, लेकिन हर विद्यालय संचालक की इच्छा होती है कि मैं कुछ हटके पढ़ाऊँ, मैं कुछ ऐसा पढ़ाऊँ, कुछ ऐसा ज्ञान दूँ जो लोगों से हटके हो। इस कारण भी कुछ जो कोर्स रहता है उसमें अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। अभी कुछ ही समय गुजरा है, आपकी पूजनी माताजी श्रीमती उर्मिला दुबे जी का निधन हुआ है जी। और पूर्व में पिताजी का भी निधन हुआ था। तो इन दोनों के निधन के बाद क्या स्थितियां रही और आप इमोशनली कैसे उसको फेस किया आपने? थोड़ा सा उसके बारे में कुछ बताएं। जी हाँ, बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, माता पिता में से किसी एक का नहीं होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जिस उम्र में मैं हूँ उस उम्र में माता और पिता दोनों का ही नहीं होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। माताजी और पिताजी दोनों ही मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हम जब मिट्टी के गणेश का कार्य करते हैं तो माताजी का उसमें बहुत सहयोग रहा पिछले 9 सालों से। वो बैठती थी, बार बार बताती कि इन गणेश जी पर ये कलर अच्छा लगेगा, कभी कहती इनकी सूंड दाई करो, इनकी सूंड बाई करो। आज भी हम जब पिछले साल इस साल बैठते हैं तो याद आती है उनकी माताजी की। माताजी का कहना था कि प्रकृति ने हमें जीवन दिया है, प्रकृति हमें श्वास देती है, प्राण वायु देती है, जल देती है, प्रकृति हमें वो सब देती है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। तो हमने अगर मनुष्य में रूप में जन्म लिया है तो प्रकृति को उसका कुछ अंश लौटा कर जाएं। बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें, पर्यावरण के हित का सोचें। ये हमारी माताजी का कहना था और वही सब चीज़ें हमें प्रेरित करती हैं आगे। जी, पिताजी भी बहुत हमारे बताया मैंने आपको, संवेदनशील भी थे, बहुत सहज भी थे, काफ़ी लोगों को उन्होंने रोजगार छोड़ा। और उनका भी था कि हम
लोगों की सहायता करें, लोगों को इस काबिल बनाएं कि वो भी किसी और की सहायता कर सकें। पिताजी की के निधन के पश्चात ही आप सारी जिम्मेदारी आप पे आ गई थी या फिर उसमें भी आपका किसी को सहयोग रहा आपके लिए? बिल्कुल जी। पिताजी के निधन के बाद टर्निंग पॉइंट लाइफ का वही रहा। और पिताजी कब हुआ था निधन? पिताजी का सन 2014 में निधन हुआ था। तब तक मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ का भार नहीं था मेरे ऊपर। चल रहा था, पिताजी का ये करना है तो वो कर लेते थे हम, पर जिम्मेदारी नहीं थी ये करना, पर पिताजी की बात तो करना ही पड़ा। पर ईश्वर का बहुत बहुत उपकार है मेरे ऊपर। मुझे धर्म पत्नी के रूप में बेहद सुलझी और समझदार पत्नी मिली है, श्रीमती ऋचा दुबे, मेरी अर्धांगिनी है वो। पिताजी के निधन के बाद पिताजी की जो लगभग जितने भी कार्य थे 20% मैंने संभाले, 80% उन्होंने संभाले। उन्होंने पिताजी के साथ रहकर काम किया लगभग 10 सालों तक, उन्हें अनुभव रहा, सारा काम उन्होंने संभाला। आज मेरा कोई सा भी कार्य हो, धर्म का, समाज सेवा का, हर कार्य में बराबरी से मेरी धर्मपत्नी ऋचा दुबे का सहयोग रहता है। अभी भी मैं यहाँ पर आपके साथ बैठा हूँ और वहाँ पर वो गणेश जी कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं। जी, बहुत ही बढ़िया बात है। अच्छा, आ, बाकी दो आपके परिवार में कुल आप 4 लोग हैं वैसे? जी हाँ। 2 बच्चे और आप और मैडम। तो बच्चों के बारे में कुछ बताना चाहेंगे क्या? परिवार की बात की आपने तो मैं एक नाम और जोड़ना चाहूँगा इसमें। जी। जैसे माता पिता ने मुझे जन्म दिया, परवरिश की, बड़ा किया, ऐसे ही मेरे काका श्री भी रहे, वो भी स्वर्गीय हो गए। उनका भी पूर्व में अभी कुछ 2 साल पूर्व उनका निधन हुआ है। मुझे बाजार में, मार्केट में कुछ भी कार्य होता था या कोई समस्या आती थी तो कई बात ऐसी होती हम पिता से नहीं कर सकते, मैं पहले उनसे करता था। जी। उनका हमेशा मुझे सहयोग रहा। मुझे साहस देने वाले मेरे काका स्वर्गीय विनोद दुबे रहे, कांग्रेस के काफ़ी अच्छे बड़े नेता रहे हैं वो, और उन्हीं के साथ मैंने कांग्रेस में 20 साल रहा। उनका पूरा बहुत 2 बच्चे हैं परिवार में। जी। आर्यमन दुबे छोटा बेटा है, बेटी आद्या दुबे, दोनों का भी सहयोग मेरे मिट्टी गणेश कार्यक्रम को मिलता रहता है। और कौन सी क्लास में है दोनों? आद्या 12th में है और बेटा आर्यमन 9th में है। चलिए, तो ये बहुत अच्छी बातचीत रही आपके साथ में। अंत में बच्चों को, युवाओं को और अभिभावकों को, क्योंकि अब शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो हर वर्ग के व्यक्ति को आपसे उम्मीद होती है, तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल, आपके चैनल के माध्यम से मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा। जैसे मेरे माता पिता कहना था कि प्रकृति ने हमें जीवन दिया है तो हमें उसका ऋण चुकाना चाहिए। उसके ऋण चुकाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर वर्तमान की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है हम वृक्ष लगाएं, हम पर्यावरण की रक्षा करें, जिसमें एक अभियान के रूप में हम बहुत छोटा सा योगदान देने का प्रयास करते हैं मेरे गणेश मिट्टी गणेश के माध्यम से। प्रतिवर्ष सैकड़ों या हजारों की संख्या में हम प्रतिमा का निर्माण करते हैं। हम बच्चों को सिखाते हैं मिट्टी के गणेश जी की प्रतिमा बनाना, जिससे वो खुद बनाते हैं और एक आस्था जुड़ जाती है उनकी उस प्रतिमा के साथ साथ, और वो बचपन से ही प्लास्टर ऑफ पेरिस के विरोध में तैयार हो जाते हैं, पॉलीथीन के विरोध में तैयार हो जाते हैं। ये बहुत आवश्यक है। तो हम जितना हो सके, आप सभी से मेरा निवेदन है, वृक्ष लगाएं, मिट्टी के गणेश जी की स्थापना करें, जहाँ तक हो सके हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, पॉलीथीन का उपयोग बंद करें। इस तरह से हम और विभिन्न तरीकों जिससे हम प्रकृति को योगदान दे सकें, वो हमें काम करना है। अच्छा, इसमें ही मेरे गणेश मिट्टी के गणेश को लेकर बात हुई थी कि चुनाव के समय पे आपने कुछ मूर्तियां बांटी भी थी। जी हाँ। और बाद में वो बंद कर दिया गया, तो जी हाँ, बिल्कुल। क्या होता है कि मैं आपके साथ आज कार्यक्रम कर रहा हूँ, आपने मेरा आज मुझसे बात की जी। कल फिर अगर बात करेंगे तो कैसा लगेगा आपके कार्यक्रम के लिए, है ना? रोज में ही बैठो। मेरे कार्यक्रम का उद्देश्य है कि आप सीखे, बिल्कुल, और ये सफल तब होगा आप सीखकर और दूसरों तक जुड़े। मुझे बहुत लंबा सभी तक फैलना है इस कार्यक्रम को लेकर। मैं चाहूंगा कि आज आपने मिट्टी गणेश जी मेरे साथ बनाए हैं या मैंने आपको मिट्टी गणेश जी भेंट कर दिए हैं, तो आप उस कार्यक्रम से आप जुड़ गए हैं, मैं समझता हूँ जुड़ गए हैं। अब मेरी आपसे अपेक्षा रहेगी कि आप अन्य 4 लोगों को, 20 लोगों को, 25 लोगों को, नहीं तो 1 लोगों को और जोड़े, उन्हें गणेश जी बनाना सिखाएं। नहीं सिखा सकते, किसी भी तरह प्रेरित करें कि वो लोग मिट्टी गणेश जी को आकर्षित हो।
मैं हर साल अगर आपको बना बना कर देता रहूंगा जी तो मेरा ध्यान तो स्थिर हो जाएगा। स्थिर, बिल्कुल। आप अगर आप मुझसे जुड़े हैं हाँ तो तभी मैं उससे जुड़ा मानूंगा कि हाँ, आप सीख गए हैं, अब आप उस कार्यक्रम का प्रसार आगे करेंगे। अच्छा, तो इस बहुत सारे लोग होंगे देवास में जो जानते नहीं होंगे शायद। हाँ। ये विषय इतना फैला नहीं होगा वैसे तो लगभग बहुत लोगों को पता है, क्योंकि लगभग कलेक्टर और सभी लोग यहाँ पर कार्यशाला में आके गए हैं, तो चीजें फैली जाती हैं। पर अगर आपकी कार्यशाला में कोई आना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ कुछ क्राइटेरिया या क्या रहता है? बिल्कुल वही क्राइटेरिया नहीं, कार्यशाला में सभी का स्वागत है। हम जिस दिन उसका उद्घाटन करते हैं जी सत्र का, जी हम उसी दिन प्रेस विज्ञप्ति जारी कर देते हैं कि आज से कार्यशाला प्रारंभ हो गई है, इतनी बजे से इतनी बजे तक कार्यशाला रहेगी। सभी लोगों के पास नंबर होता है। कभी कभी कोई कुछ संगठन समय लेकर इकट्ठा होकर आ जाते हैं, उनको उस समय पर या अलग से भी कोई समय मांगता देते हैं। कई विद्यालयों में जाकर हम सिखाते हैं, अलग अलग विद्यालयों में जाकर इस तरह से हम सभी को सिखाते हैं। कोई भी आ सकता है। समय क्या होता है इसका कार्यशाला का, जो सब कुछ समय होता है क्या? इस बार जो कार्यशाला का समय प्रतिदिन 4 से 6 बजे है, शाम को 4 से 6 बजे। हर बार निर्धारित किया जाता है कार्यक्रम, कुछ आगे पीछे होता है तो उसे हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचाते हैं। और वरिष्ठ विशिष्ट जन, जैसा आपने कहा कि माननीय जिलाधीश महोदय, जनप्रतिनिधि जिस कार्यक्रम से जुड़े हैं, इन सभी को जोड़ने के पीछे उद्देश्य रहता, मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि हम चाहते हैं कि हर वो व्यक्ति जुड़े जिसे के कुछ फॉलोअर्स हो। आज आप मिट्टी गणेश कार्यक्रम से जुड़ेंगे तो आपको जानने पहचानने वाले आपको देखकर प्रेरित होंगे। तो विशिष्ट जनों को जोड़ने का उद्देश्य यही रहता है कि उनके कारण फॉलोअर्स की संख्या बढ़े, मिट्टी के गणेश से कार्यक्रम से जुड़ने वालों की संख्या बढ़े। तो ये थे आज के हमारे मेहमान आदित्य दुबे जी। एक इनसे बात करके एक श्लोक याद आ रहा है, विद्या ददाति विनयम विनयात याति पात्रतम पात्रत्वा धन मापनोति धनात धर्म तत्सुखम। इसका सीधा सिंपल सा अर्थ है कि विद्या से विनय की प्राप्ति होती है, विनय से आप पात्र होते हैं, पात्रता से आपको धन की प्राप्ति होती है, धन से ही धर्म और उसके बाद सुख की प्राप्ति होती है। तो इसी श्लोक को चरितार्थ करते हुए आज सर से हमने बातचीत की। तो ये था आज का हमारा पॉडकास्ट, पहला पॉडकास्ट। तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप में भी कोई प्रतिभा है तो आप हमारे चैनल से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।